स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में आता है या और कई सारे एग्जाम्स में जहां पे कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, आपके आंसर को कैसा स्ट्रक्चर करना चाहिए और किस तरह से आंसर को आपको लिखना चाहिए ताकि आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं। इसकी एक टेक्निक होती है जिससे कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको हर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और इसको मैं कहती हूँ स्कोर मैक्सिमाइजेशन टेक्निक। बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी और मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो टेक्निक आपको सिखाऊंगी। एंड ऑफ द वीडियो तक आप पूरा उस टेक्निक को समझ जाएंगे। और टेक्निक के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इस अंडरलाइंग रूल को हमेशा याद रखिए कि जो आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं वो ऑफिसर बनने का एग्जाम है। तो हर क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एनालाइज करिए कि अगर आपके सामने वो सिचुएशन आती तो आप एज अ पॉलिसी मेकर क्या करते या किस तरह उसको एनालाइज करते या उसका क्या सोल्यूशन ढूंढते। ऑलवेज थिंक लाइक एन ऑफिसर, लाइक अ पॉलिसी मेकर, क्योंकि वो चीज एग्जामिनर ढूंढ रहा है इस एग्जाम में कि आपके पास वो गुण है क्या कि आप अपने आप को ऑफिसर के चेयर पर रखकर सोच पाएं कि इस जो भी सवाल पूछा गया है, जैसे इस वीडियो में मैंने कोविड और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सवाल लिया जो आप आगे देखेंगे, तो उस पर मेरी अपनी व्यू क्या है, मैं अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकती हूँ। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जवाब देना है तो कहीं ना कहीं खासकर जीएस के जवाब या किसी सब्जेक्ट के भी, उसमें ऑफिसर क्या सोचेगा ये सवाल पढ़कर, वो चीज को एक अंडरलाइन आदत बना लोगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो आप मेरा वीडियो देखते रहो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और फुली आप इक्विप हो जाओगे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए इस वीडियो के बाद। ये जो टेक्निक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्कोर मैक्सिमाइजेशन टेक्निक फॉर डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं वहां पर इस टेक्निक को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। और स्टेप बाय स्टेप मैं इस टेक्निक को समझाऊंगी। मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन भी लिया हुआ है यूपीएससी मेंस का, जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी। आप पेंसिल और पेपर लेके बैठें तो स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर पाएंगे। मेरा जो क्वेश्चन है वो तो आप समझेंगे ही, आप अपना क्वेश्चन लेकर भी इस वीडियो के साथ बैठिए तो आप उसको समझ पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर कैसे देना है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये है कि COVID-19 looks like a bend but won't break problem for globalization. Discuss how the isolationism forced by the pandemic has paused the growth of globalization. इसी को हिंदी में कहें तो COVID-19 वैश्वीकरण के लिए मुड़ने या झुकने की समस्या है, न कि टूटने की। चर्चा करें कि महामारी द्वारा मजबूर अलगाववाद ने वैश्वीकरण के विकास को रोक कैसे दिया है। और अब मैं इसकी टेक्निक बताऊंगी कि जब से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जब आंसर करके उसको रैप अप करते हैं तब तक आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि सवाल को बहुत ध्यान से पूछें, क्योंकि इस सवाल में 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो हमें वो सारी चीजें नहीं लिखनी है जो पूछी नहीं गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। कोई शब्द आपको मुश्किल लग रहा है तो सोचने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। जैसे जब मैंने ये सवाल पढ़ा तो मुझे सोचना पड़ा कि अब बेंड बट वोंट ब्रेक प्रॉब्लम ये की है, अब इसका क्या मतलब है, इससे हमसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेप हुआ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन या क्वेश्चन को समझे का मतलब है आपको एग्जामिनर की तरह या जिसने पेपर सेट किया उसकी तरह सोचना होगा कि वो एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हमने ग्लोबलाइजेशन की तैयारी करके आए हैं, हम COVID-19 की तैयारी करके आए, हमने ये 2 शब्द देखे और फटाफट COVID-19 का ग्लोबलाइजेशन पर क्या असर हुआ बस लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन की पहली लाइन को ही समझना जरूरी है कि जब वो कहते हैं लुक्स लाइक अ बेंड बट वोंट ब्रेक प्रॉब्लम, मतलब वो कह रहे हैं कि वैश्वीकरण रुकने वाला नहीं है, ये सिर्फ पैंडेमिक से थोड़ा झुकेगा या इसका स्वरूप बदलेगा, ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो हमें इन लाइंस पर अपने आंसर को फ्रेम करना है।
तो सेकंड पॉइंट जो है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 मिनट लगा के तरीके से समझिए कि एग्जैक्टली अगला पूछ क्या रहा है। हमें जो आता है वो बताने की जल्दी हमें होती है, लेकिन अगर हम बेकार की चीजें 250 वर्ड्स में लिखेंगे तो हमारे नंबर नहीं आएंगे। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ब्रेक इट डाउन इन पॉइंट्स बीइंग आस्क्ड, मतलब कि क्वेश्चन के पार्ट्स बनाइए कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स मेरे से पूछे जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। पहला पॉइंट जो पूछा जा रहा है, जो कि बिल्कुल पहले सेंटेंस में है, कि हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए कि कोविड-19 लुक्स लाइक अ बेंड बट वोंट ब्रेक प्रॉब्लम, मतलब कि एक डिसरप्शन है, वो ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप बदल सकता है लेकिन ग्लोबलाइजेशन को खत्म नहीं करेगा। ये चीज, इस चीज का एनालिसिस हमें करना है। तो पहला जो ब्रेक हमने किया पॉइंट्स में वो ये है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन विल बी इम्पैक्टेड बट इट विल नॉट एंड, खत्म नहीं होगा, उसका स्वरूप कैसे बदलेगा। दूसरा जो हमें, मुझे लगता है सेगमेंट है क्वेश्चन में, जो दूसरी चीज वो पूछ रहे हैं, दूसरा पॉइंट जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है डिस्कस हाउ द आइसोलेशनिज्म फोर्स्ड बाय पेंडेमिक हैज पॉज्ड द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब इसमें दो चीजें निहित हैं। एक तो पहले आप देखिए वर्ड्स का यूज देखिए। जो भी कोई क्वेश्चन सेट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज हो या कोई भी और एग्जाम हो, तो बहुत ध्यान से सेट होता है। डिस्कस ये कीवर्ड है, चर्चा करें, यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन 250 शब्दों में से हमारा जो मेजर पोर्शन है डिस्कशन का वो ये होना चाहिए कि हाउ आइसोलेशनिज्म, पूरा का पूरा कोविड नहीं, जो आइसोलेशनिज्म कोविड ने फोर्स किया है, यानी कि अलगाववाद जो कोविड की वजह से आया, ट्रैवल नहीं हो पा रहा, बॉर्डर्स खुले हुए नहीं है, तो उसका असर बताना है। पूरे पैंडेमिक का असर ग्लोबलाइजेशन पे नहीं, बहुत स्पेसिफिक है, इस एक जो इफेक्ट है कोविड का उसका असर बताना है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि हम एक डिटेल में डिस्कशन करें कि हाउ आइसोलेशनिज्म हैज इम्पैक्टेड ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब इसको भी थर्ड पॉइंट पर आते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ग्लोबल हाउ इट हैज स्टार्टेड द डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हैज पॉज्ड, वर्ड पे ध्यान दो। पॉज का मतलब होता है किसी चीज को थोड़े समय के लिए रोकना और फिर शुरू कर देना। तो हमें इम्पैक्ट इस पे नहीं बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या हो गया, वो जो पॉज आया है उसका क्या मतलब है। तो 3 हमारे पॉइंट्स हो गए जिन पे हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब हम चौथी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। चौथी जो स्टेप है इस स्ट्रैटेजी का वो है कीप इट टू द पॉइंट। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आपने मोटे मोटे 3 पॉइंट बना लिए, तो आप टू द पॉइंट रहिए। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन और कोविड-19 कब आया और उसके 6 महीने हो गए और उसको कितने लोग अफेक्ट हो गए, ये नहीं पूछा जा रहा है। पॉइंट ये है कि आप पहले तो ये समझाइए कि कोविड या कोई भी ऐसी मुसीबत ग्लोबलाइजेशन को टोटली खत्म नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, वो पहली चीज। दूसरा, इम्पैक्ट क्या पड़ा है आइसोलेशनिज्म का ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो भी पॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे क्या असर पड़ा है। तो उसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वेरियस कंट्रीज के, वेरियस इंडस्ट्रीज के, कि किस किस इंडस्ट्री पे क्या असर आया है। और जो थर्ड पॉइंट था पॉज वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन खत्म क्यों नहीं होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आए तो वो और फ्लरिश कर सकता है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि गुड्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, सर्विसेज जो वर्क फ्रॉम होम से भी कैरी हो सकती हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका ये हो गया ग्लोबलाइजेशन में कि हर चीज़ जो फिजिकल जिसका के मूवमेंट होता है वो ग्लोबलाइजेशन से आसान हो गया। और हम बता सकते हैं कि अब हमें ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद सेल्फ डिपेंडेंस, अपने बल पे आत्मनिर्भरता होनी चाहिए हर एक कंट्री की, क्योंकि ये समझ में आया कि एक कोने में कुछ हो तो दूसरा कोना पूरी तरह अफेक्ट हो सकता है इस पैंडेमिक के बाद। तो जो ये तीसरी चीज है ना कि पॉज द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस पर फोकस करिए कि पॉज होने के बाद जब वो रीस्टार्ट होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, और अपने विचार दीजिए कि मेरे विचार से जो बहुत गरीब कंट्रियां थी जिनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था ग्लोबलाइजेशन के चलते, वो कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी या उनकी वैल्यू निकल कर आएगी या वो रियलाइज करेंगे कि वो
ग्लोबलाइजेशन से किस तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही थी, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा था, जो कि इस पॉज से समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन 100% पॉजिटिव चीज़ नहीं थी, तो उसको रीमॉडिफाई करने का ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन को हम बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं, इक्विटेबल कैसे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आपके विचार हैं वो इसमें ज़रूर डालिए। जब हम हर पॉइंट को जब को हम फिल कर रहे हैं, जब आंसर दे रहे हैं हर पॉइंट पे, तो टू द पॉइंट रखो आंसर को। 5th पॉइंट पर आते हैं। 5th स्टेप क्या है, एड्रेस ईच पॉइंट फुली। अब इस पे ध्यान देना क्या है कि जो पॉइंट हमने निकाले उसके बारे में हम हर तरफ से 360 डिग्री उसको कवर करें। जैसे कि ये है कि वैश्वीकरण के लिए कोविड-19 झुकने या मॉडिफाई होने वाली समस्या, ना कि टूटने वाली। फर्स्ट पॉइंट को लेती हूँ, तो इस पॉइंट को पूरी तरह एड्रेस करो, आधा अधूरा नहीं कि हमने सोचा भाई शब्द भरने हैं तो चलो ये बता दिया वो बता दिया, इसका मतलब क्या नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक है। इसके लिए आप इस एड्रेस कैसे करेंगे इस पॉइंट को कि ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं टूटेगा, और वैश्वीकरण जो है वो बहुत समय से चला आ रहा है, वो इतनी जल्दी इस तरह से ख़त्म नहीं होगा कि डिपेंडेंस बहुत है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो नेसेसरी, वो सब चीज़ें बताइए और इस चीज़ को जस्टिफाई करिए कि वो क्यों नहीं टूटेगा। और हाँ, मॉडिफाई होगा क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों पर अब मॉडिफाई होना ही पड़ेगा। जैसे कि एकदम से खुलेगा नहीं, खुलेगा भी तो बहुत सारे कंट्रीज आत्मनिर्भर हो गएंगे, हर चीज़ जो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी वो नहीं होगी। मतलब स्पेसिफिक पर आओ, 3-4 पॉइंट्स एकदम सॉलिड देकर इस बात को जस्टिफाई करो कि वो ख़त्म क्यों नहीं होगा और मॉडिफाई क्यों होगा। फिर हम आते हैं लास्ट पॉइंट या लास्ट पैराग्राफ पे, जो हमारे आंसर का वाइंड अप होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग वाइंड अप में गलती करते हैं। वाइंड अप समरी नहीं है आंसर की, सिर्फ 250 शब्द के आंसर में समरी देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जो लास्ट पैराग्राफ है, इट शुड ऐड वैल्यू टू द आंसर, वो आंसर में कुछ इजाफा होना चाहिए, यानी कि आप एक हार्ड सजेशन दीजिए कि आज इसको पॉज किया है, पर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इसमें ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, और हम इस तरह इससे डील करेंगे और ग्लोबलाइजेशन का पार्ट रहेंगे। लेकिन पेंडेमिक से हमने जो कुछ ये सीख ली है, तो ग्लोबलाइजेशन हमारे फेवर में होगा। इस तरह का कोई अपना ओपिनियन देते हुए बंद करिए। अब एक लास्ट पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, वो मैं बताती हूँ कि छठा स्टेप क्या होना चाहिए। अपने आंसर में हमेशा हाईलाइट करिए जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हर एक पैराग्राफ में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या मेरा वो बहुत दिमाग लगा के निकाला हुआ पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट है, उसको ज़रूर हाईलाइट करिए। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि एक सरसरी निगाह में एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल पर खेल रहे हैं, और उससे आपके मार्क्स अफेक्ट होते हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं है, नीट एंड टाइडी जितना होगा उतना एक अच्छा इंप्रेशन तो पड़ता ही है। तो जो क्वेश्चन मैंने आज लिया उसको मैंने आपको समझाया। आप कोई भी क्वेश्चन लेकर ये 6 स्टेप्स में पहले उसको ब्रेक करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में कि आप लिखें कि भाई पहले मैं रीड किया, अंडरस्टैंड किया। ये ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए। स्पेशली ब्रेक इट डाउन टू पॉइंट्स, कीप इट टू पॉइंट, और एड्रेस एवरी पॉइंट फुली। कोई क्वेश्चन 150 शब्दों का ही होगा, तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसाइज वे में वो पॉइंट्स कैसे एड्रेस करें जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। मैं आपको एक अंदर के एक चीज़ को कहना चाहिए कि एक पर्सपेक्टिव फ्रॉम द अदर साइड, कि एग्जामिनर की साइड से एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ और दिया जा रहा है, भले ही टॉपिक सेम हो, वो सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ कटते हैं। वो एग्जामिनर को एकदम पुट ऑफ कर देती है वो चीज़। तो इसलिए बेहतर है कि 2-4 मिनट लगा के क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए, एक बार डिसाइफर कर लो कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, तो आपको अपने नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी मैक्सिमाइज योर स्कोर टेक्निक इन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के भेजा है कि आप सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस पे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी। लेकिन आज मैंने जीएस का सवाल लिया ताकि सब लोगों को ये आराम से समझ में आ जाए। तो इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस की बात है, थोड़े समय बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रोसेस। तो ये थी मेरी स्कोर मैक्सिमाइजेशन टेक्निक फॉर डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, विस्तार में लिखना होता है। उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये टेक्निक थी। आप इसको अप्लाई करिए। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत आसान हो गया है।
और ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, इसको अपनी हैबिट बना लो और आपका स्कोर कुछ नहीं तो अगर आपको 20 में से 8 मिलने वाले थे तो 12 या 15 तो कहीं नहीं गए। तो ये इतनी कारगर टेक्निक है, इसको आप अप्लाई ज़रूर करना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना और रेकमेंड भी। बाय बाय।